जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। लेकिन एक शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने आप को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंद बुद्धि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहने खाने का और उनके आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का काम कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाराज इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी भी प्रकार की कैद नहीं, बस नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। सभी रेलगाड़ियों से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से आ रहा है तो कोई मद्रास से, कोई नया फैशन का प्रेमी है तो कोई पुराना फैशन का। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि उनको पता था कि पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है। सरदार सुजान सिंह ने इन सभी लोगों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। जो लोग सुबह 9 बजे तक सोया करते थे आजकल वे बगीचे में टहलते हुए मिल जाते थे। जिन लोगों ने अपने घर के नौकरों पर नाक में दम कर रखा था वो आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत ही नहीं करते थे। एक भाई साहब को किताब से इतनी घृणा थी, लेकिन आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देख रहे थे। जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। लोगों को लगता था कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें। अगर कहीं गलती से नौकरी मिल गई तो फिर कौन ही पूछेगा। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ सब देख रहा था। आखिर इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं कहानी परीक्षा। लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आगे सुनते हैं कहानी। पहले एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जाती है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार। शाम तक यही धूमधाम मची रही। लोग पसीने से तर हो गए थे। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हफ्ते के हफ्ते बीत गए, लेकिन किसी की हार जीत का निर्णय ना हो सका। एक दिन शाम को अंधेरा हो गया था। इसी मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पे कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि तभी एक किसान की अनाज से भरी हुई गाड़ी उस नाले में फंस गई। नाले में कुछ तो कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ बहुत अधिक था और बैल बहुत कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो दूर से खिसक कर नीचे आ जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न ले रही थी। बेचारा निराश होकर ताकता वहीं पर बैठ गया, लेकिन कोई सहायक न नजर आया। गाड़ी में अनाज था, सो कहीं छोड़कर जा भी नहीं जा सकता था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच
खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, शायद किसी से मदद मिले, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मदद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस भी। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। वो लगड़ा रहा था। अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वह रुका। उसने किसान की सूरत देखी और सब बातें समझ गया। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक कटे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। छुप कर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूं। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वो खुद घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज आज आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर बोला, अब मुझे कुछ इनाम देते हो क्या? किसान ने गंभीर भाव से बोला, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। अंधेरा हो चुका था, लेकिन उसे कुछ कुछ झलक रहा था। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज भी मिलती है, चेहरा मोहरा भी वैसा ही लग रहा है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके लिए दिल के संदेह को भांप गया था। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ गया। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए बड़े उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया था। सभी के चेहरे पर आशा और निराशा थी। पता नहीं आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। शाम के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और नाट्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सजत बनाए दरबार में आकर विराज गए। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवाने के उम्मीदवार महाशय, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा चाहिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ ही साथ आत्मबल भी हो। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूं। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी परीक्षा, लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। जो गलतियां हुई हो कहानी कहने में, उसके लिए क्षमा करना। साथ ही गलतियां भी बताना कि क्या गलती हुई। जल्द मिलूंगा अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय राम जी की।